चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे। इस वीडियो में हम फोर्स के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स जैसे हिंदी में इसको कह सकते हैं हम बल। ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हैं? बल कह सकते हैं इसको हम। कि और इसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल। ये क्या है? या तो पुश है या पुल है। विच कम्स इन टू प्ले व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो आपने ये याद रखना है फोर्स क्या है। फोर्स या तो पुश है या पुल है। और ये कब होता है? जब क्या होता है? इंटरेक्शन होती है दो बॉडीज़ के बीच में। एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या होती है? इंटरेक्शन होती है। जैसे कि एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल मैदान में ऐसे पड़ी है और एक खिलाड़ी इस पे लगाता है किक। ठीक है, तो खिलाड़ी और फुटबॉल के बीच में क्या हुई? फोर्स लगाया। उन दोनों के बीच में क्या हुई? इंटरेक्शन हुई, तभी तो फोर्स लगा। अब बॉल यहाँ है और खिलाड़ी यहाँ है, ना तो बॉल कुछ कर रही है ना खिलाड़ी कुछ कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई भी कुछ भी उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है। और जैसे ही इसने इसको किक लगाई तो क्या हो गया? दोनों के बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन होगी। और फोर्स लगाया इसने और दोनों के बीच में क्या हुई? इंटरेक्शन हुई। तो जब इंटरेक्शन होगी तभी ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? पुश है या पुल है। पुश का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें, पुश का मतलब होता है धक्का। ठीक है, धक्का लगाना। और पुल का मतलब होता है खींचना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये शार्पनर पड़ा है, अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचता हूँ तो ये क्या है? पुल है। और अगर उधर को अपनी तरफ धक्का लगाता हूँ ऐसे उधर को बाहर की तरफ, तो वो क्या है? पुश है। ठीक है, ये पुश है और ये पुल है। ठीक है, जैसे आप फ्रिज का दरवाज़ा जब खोलते हो तो आप बताओ पुश करते हो या पुल करते हो? फ्रिज का जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो आप पुश करते हो या पुल करते हो? सोचो ज़रा, आप क्या करते हो? आप पुल करते हो, ऐसे खींचते हो। ठीक है, ठीक है। और जब बंद करना हो तो इसको ऐसे बंद कर देते हैं। खींचना यानी कि पुल और बंद करना यानी कि पुश। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्या है? पुश है या पुल है। आप इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ड्रॉइंग ए बकेट फ्रॉम ए वेल। जब कुएं से हम क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम? तो पुल करते हैं। क्या करते हैं? पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, वो हो गया पुल। ओपनिंग और क्लोजिंग ए टेबल ड्रॉर। टेबल ड्रॉर को जब हम बंद करते हैं या खोलते हैं तो वो भी क्या है? पुश या पुल है। पैडलिंग है बाइसिकल, बाइसिकल चलाते हैं। किकिंग है फुटबॉल। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम जानेंगे। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स है वो मोशन में चेंज ला सकता है। यानी कि अगर कोई चीज़ मूविंग है तो उसको और तेज कर सकता है फोर्स, और उसको रोक भी सकता है। दोनों काम कर सकता है। उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकता है, तेज भी कर सकता है और रोक भी सकता है। ये फोर्स का काम है, इफेक्ट है। चेंज इन साइज और शेप। और जो फोर्स है वो साइज को और शेप को चेंज कर सकता है। अब इसको हम अच्छे से जानेंगे कि क्या है इसमें। फोर्स क्या क्या कर सकता है? देखो, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये क्या है? रेस्ट में है, बिल्कुल ये हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल रेस्ट में है ये। अब मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया? मूव करने लगा। ठीक है, यानी कि फोर्स क्या कर सकता है? मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से उसको मूव कर सकता है अगर फोर्स लगाएं तो। चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। और उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर से मैंने फोर्स लगाया और इधर से ऐसे, इधर से फोर्स लगाया, जब इधर से मैंने इसको रोक दिया, फोर्स लगा के इसको रोक दिया। ठीक है, दोबारा से देखो, इधर से ऐसे फोर्स लगाया, इधर से मैंने इसको रोक दिया। कैसे रोका? फोर्स लगा के रोका। ठीक है, जैसे क्रिकेट
क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन शॉट लगाता है और हवा में जब गेंद उछलती है तो क्या करता है भाई, जो फील्डर है वो उसको कैच कर लेता है या उसकी फील्डिंग कर लेता है, रोक लेता है उसको। कैसे लगाया उसने, तो मूविंग थी, बॉल तो क्या थी, मूविंग थी, उसने फोर्स लगा के उसको रोक लिया। तो चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड को चेंज कर दिया उसने, एकदम से रोक दिया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम, चेंज ऐसे स्पीड में जा रहा है कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है, मान लो ये स्पीड में ऐसे जा रहा है, तो और धक्का दे दो वो और तेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये चल रहा है, इसको और धक्का दे दो, और धक्का दे दो, तो वो और तेज हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है, जैसे बच्चे टायर चलाते हैं तो बार बार उसको मारते हैं तो उसकी स्पीड आगे आगे तेज होती जाती है। आगे है चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे क्रिकेट में अगर एग्जाम्पल लें, बैट्समैन अगर, बॉलर क्या करता है, बॉल डालता है और बैट्समैन क्या करता है, उसका एकदम से मान लो उसने छक्का लगा दिया, सिक्सर लगा दिया, तो बॉल तो किधर जा रही थी, बॉल जा रही थी बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन ने क्या किया, शॉट लगाई और बॉल अब किधर चल पड़ी, इधर की तरफ चल पड़ी। ठीक है, स्टेडियम की तरफ चल पड़ी बॉल। ठीक है, दर्शकों की तरफ। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, बॉल की डायरेक्शन इधर थी, जब शॉट लगाया तो बॉल की डायरेक्शन हो गई इधर। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे ये है, इधर से धक्का लगा और मैंने इधर से लगा दिया, वापस वो चलने लगा। डायरेक्शन पहले क्या थी, इस तरफ को थी, फिर धक्का लगा दिया, वापस चलने लगा। तो इसकी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो है उसको चेंज कर सकता है फोर्स। आगे क्या है भाई, ब्रिंग ए चेंज इन द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप उसके जो साइज है, शेप है, उसके ऑब्जेक्ट को वो चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे मान लो आटा गूंदा हुआ है, आटे की जो हम डो बनाते हैं, जब उस पर बेलन ऐसे चलाते हैं तो उसका फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से वो क्या बन जाती है, एक चपाती बन जाती है। ऐसे फोर्स लगाने से चपाती बन जाती है, तो उसकी शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं। या एक रबड़ की बॉल लो, अगर उसको दबाओगे आप तो वो दब जाएगी, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। आगे है कॉज टू और मोर और ऑल द दीज इफेक्ट। ठीक है, और ये सारे इफेक्ट एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स को हम किस में मेज़र करते हैं, तो फोर्स को मेज़र करते हैं हम न्यूटन में। ठीक है, फोर्स को किस में मेज़र करते हैं हम, न्यूटन में। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। अब यूनिट क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम मान लो बाज़ार से कपड़ा लेने जाएं तो हम उसको, दुकानदार को बोलेंगे हमें 5 मीटर कपड़ा दे दे। ठीक है, क्या बोलेंगे, 5 मीटर कपड़ा, ना कि ऐसे बोलेंगे कि हमें 5 दे दे, तो दुकानदार नहीं समझेगा। क्या 5 दे दे भाई, 5 मीटर भी लगाना पड़ेगा, यानी कि मीटर क्या है, उसकी यूनिट है। ठीक है, लेंथ की हम मापने की यूनिट लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे हमने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, ना कि हम बोलेंगे 100 के साथ भी कुछ लगाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमने कितना ट्रैवल किया। तो हम कहेंगे 100 किलोमीटर, और ये किलोमीटर क्या है, इसकी यूनिट है, इसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फोर्स की यूनिट, कि फोर्स कितना लगा उसको किस में मापेंगे, हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में मेजर करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि फोर्स कितना लगा। ठीक है, 1 न्यूटन लगा, 2 न्यूटन लगा, 3 न्यूटन लगा, 4 न्यूटन लगा। ठीक है, वो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स, ये फर्श पे पड़ा है ये बॉक्स, और इसको हमने धक्का देना है। ठीक है, इसको धक्का देना है, इसको हमने लाना है यहाँ पर, इस बॉक्स को लाना है इस साइड पे। ठीक है, तो हमें इसकी दोनों फोर्स की दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि इसको लाने में हमें कितना फोर्स लगा। तो हम क्या कहेंगे, मान लो इसको धक्का देने में हमने कितना फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन हमने फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि किस तरफ लगाया, तो हमें बताना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि इस तरफ हमने फोर्स लगाया। यानी कि फोर्स की क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? देखो बैलेंस फोर्स समझेंगे पहले हम। पेयर ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का ये पेयर है डैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। देयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। बैलेंस फोर्स क्या होती है? जिसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे एक ये फर्श पे एक बॉक्स पड़ा है, ठीक है, हमने इस तरफ लगा दिया फोर्स कितना? 10 न्यूटन फोर्स लगाया। मान लो हमने 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ को, ठीक है, और इस तरफ को भी मैंने लगा दिया फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है, दोनों तरफ फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन 10 न्यूटन। अब क्या होगा? क्या ये बॉक्स मूव करेगा? आप कहोगे नहीं, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि इधर भी उतना फोर्स लग रहा है और इधर भी उतना फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? जीरो आएगा। ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? पेयर ऑफ फोर्स, दो फोर्स लगे हैं डेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, देयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। यानी कि कहने का मतलब बैलेंस फोर्स वो होता है जिसमें दो अपोजिट फोर्स काम करते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। आगे आ गया अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होता है? अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए गिवन ऑब्जेक्ट। अनइक्वल, अब इसमें तो इक्वल था, फर्स्ट केस में तो इक्वल था, अब इसमें क्या है? अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए गिवन ऑब्जेक्ट, देयर रिजल्टेंट फोर्स इज नॉन जीरो। अब की बार क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो आएगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल, चलो, अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन, ठीक है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स एक ही तरफ को लग रहे हैं, दोनों की जो डायरेक्शन है सेम है, तो कंबाइन बाय एडिशन, तो वो ऐड हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, ठीक है। जैसे ये एक बॉक्स है, फर्श पे पड़ा है, अब अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आएगा। एक बच्चा है, उसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ठीक है, उसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, अब उससे वो बक्सा इतने अच्छे से नहीं आगे मूव कर रहा है क्योंकि वो बक्सा भारी है, तो उसने एक बच्चे को और बुला लिया, ठीक है, वो उससे थोड़ा बड़ा था, तो उसने लगा दिया फोर्स 20 न्यूटन। अब ये बक्सा मूव करना शुरू हो गया इधर को, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। यानी कि इस बक्से पे कितना फोर्स लगा है? इस बक्से पे आप कहोगे फोर्स लगा है 30 न्यूटन फोर्स लगा है, तो ये बक्सा मूव करने लग जाएगा, ठीक है, इधर को चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर F1, ये मान लो F1 था, पहले बच्चे ने F1 फोर्स लगाया, दूसरे बच्चे ने F2 फोर्स लगाया, तो एक ही साइड में लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स कंबाइन हो जाएंगे। यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स के केस बता रहा है ये, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइन बाय एडिशन। अब अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कंबाइन बाय सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये तो क्या थे भाई? सेम डायरेक्शन में थे। सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। द नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस, जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? डिफरेंस के इक्वल आएगा दोनों फोर्स के। और ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? जिस तरफ ज़्यादा फोर्स है, ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक बच्चे ने लगाया, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगाया इस पे, इधर को, ठीक है, और दूसरा बच्चा, बड़ा बच्चा था, उसने लगा दिया भाई 20 न्यूटन फोर्स इधर को, ठीक है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, यानी कि इस पे फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा?
इस तरफ जाएगा इस तरफ, क्योंकि फोर्स इस तरफ इस साइड से ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स तो क्या करेगा मूव, जो बक्सा है जो बॉक्स है मूव इस तरफ को मूव करेगा जिधर फोर्स ज़्यादा है, यानी कि F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, दो फोर्स लगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो F2 माइनस F1, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा F2 माइनस F1। ये मान लो F1 है और ये F2 है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, किस तरफ को लगेगा, हाँ रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस तरफ को, इस डायरेक्शन में जिधर फोर्स ज़्यादा है उसकी डायरेक्शन में ही वो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लगेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रस्सी है, ठीक है, और एक बच्चा खींच रहा है इधर को अपनी तरफ खींच रहा है और एक बच्चा खींच रहा है अपनी तरफ को, इस साइड खींच रहा है। ठीक है, अब जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा रस्सी पे उस तरफ ही वो मतलब को रस्सी को खींच लेगा। ठीक है, मान लो इधर लगाया 20 न्यूटन और इधर लगाया 50 न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा बच्चा खींचेगा किसको, ये वाला बच्चा, जो बच्चा ए है बच्चा बी को अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा है। और फोर्स कितना लगेगा 50 माइनस 20 यानी कि 30 न्यूटन उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमने किया अनबैलेंस फोर्स। जब अनबैलेंस फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एडिशन से। और जब अनबैलेंस्ड फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो कंबाइन किससे होते हैं, सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो आपको मैंने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स करवा दिया है। बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगा है, या तो वो कंबाइन होके लगेगा या मतलब ऐड होके लगेगा फोर्स, या फिर सब्ट्रैक्ट होके वो फोर्स लगेगा। तो हमने क्या सीखा इससे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यानी कि बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ना तो उसकी मतलब मोशन को और ना ही उसकी रेस्ट पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। दे में हाउ एवर कॉज ए चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो बैलेंस्ड फोर्स है वो शेप और साइज को तो चेंज कर सकते हैं मगर जो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते और ना ही उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। ठीक है, उसको हम मूव नहीं कर सकते बैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल देखो शेप और साइज कैसे चेंज होएगा, अगर एक रबड़ की बॉल है, रबड़ की बॉल को अगर आप दबाओ, अपने हाथ दोनों हथेलियों से ऐसे दबाओ तो क्या होगा, रबड़ की बॉल कहीं मूव नहीं करेगी मगर वो क्या हो जाएगी, फोर्स लगाने से क्या हो जाएगी, दब जाएगी, पिचक जाएगी। तो शेप और साइज तो चेंज कर सकते हैं बैलेंस फोर्स से मगर उसको हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट को। और दूसरी बात क्या सीखी, अनइक्वल फोर्सेस में लीड टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जो अनइक्वल फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ, और साइज और उसको भी चेंज कर सकते हैं, शेप को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितनी तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस भी कहते हैं। कॉन्टैक्ट में क्या हो जाएगा, दो चीज़ों का डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट होगा। ठीक है, तो कंटैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन क्या है, वी कॉल दोज फोर्सेस एज कंटैक्ट फोर्सेस विच रिजल्ट व्हेन टू इंटरेक्टिंग बॉडी आर इन द डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट। जब दोनों के बीच में फिजिकल कंटैक्ट होगा विद ईच अदर उसको बोलेंगे कंटैक्ट फोर्सेस। ठीक है, जैसे ये पेंसिल पड़ी है, ठीक है, पेंसिल पड़ी है, इसको अगर मैं मूव कराना चाहता हूँ तो फोर्स लगा दिया मैंने, तो कांटेक्ट हुआ किस किस के बीच में, मेरे बीच में और पेंसिल के बीच में, या ऐसे कह सकते हैं उंगली और पेंसिल के बीच में कांटेक्ट हुआ, मैंने फोर्स लगाया, पेंसिल मूव करने लगी। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है, इसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्सेस। ये कितनी तरह का होता है कांटेक्ट फोर्सेस, पहले है नंबर 1 पे है मस्कुलर फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय एक्शन ऑफ मसल, जो मसल के एक्शन से होता है इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं यानी कि जानवर हैं, पशु पक्षी हैं या इंसान हैं, वो किसका यूज़ करते हैं भाई, मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया
अगर मैं इस पेंसिल को उठाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं फोर्स लगाऊंगा, ऐसे उठाऊंगा। ठीक है, कौन सा फोर्स लगाया मैंने, मस्कुलर फोर्स लगाया, अपनी मसल से इसको मैंने उठाया है, मसल का यूज़ करके उठाया है। अगर मूव कराना चाहता हूँ तब भी इसको मुझे मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे बैलगाड़ी या तांगा गाड़ी में जो बैल है गाड़ी को खींचता है, तो कौन से फोर्स से खींचता है, वो मस्कुलर फोर्स से खींचता है। अब नेक्स्ट में है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कंटैक्ट, इट यूजुअली एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, जब दो सरफेस के बीच में कंटैक्ट होता है तब ये फोर्स अप्लाई होता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, और इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, अभी आप ये सोच लो कि भाई ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मोशन के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाई होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब मान लो एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर ने फुटबॉल पे किक लगाई, ठीक है, मैदान में है वो, तो फुटबॉल क्या करने लगी, मूव करने लगी, ठीक है, मूव करने लगी, और लास्ट में धीरे 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 करके वो क्या हो जाएगी, फुटबॉल लास्ट में क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो वो क्यों रुक गई, वो फुटबॉल, वो किस कारण रुकी है, फ्रिक्शन के कारण रुकी है। क्योंकि जब फुटबॉल और ज़मीन के बीच में जो फ्रिक्शन का जो फोर्स लगा है, फ्रिक्शन का फोर्स उस फुटबॉल को रोक देता है। ठीक है, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, सेल है, अगर मैं इसको मूव करता हूं तो ये सेल एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। क्यों रुक गया, ये फ्रिक्शन के कारण रुक गया है। इस जो नीचे सरफेस है, जो पेज है कॉपी का, और ये इसके बीच में, सेल के बीच में जो भी क्या लगा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा है, उस फोर्स ने इसको रोक दिया। और किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो रुकेगा। अब सेल उधर को मूव हो रहा है और फोर्स इधर को मूव हो रहा है। ठीक है, फोर्स उसको रोक रहा है इधर को। ठीक है, तो वो सेल रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमने पढ़ लिया कंटैक्ट फोर्सेस के बारे में, पढ़ लिया। दो तरह के होते हैं, एक होता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब हम नॉन कंटैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन कंटैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस इसको कहते हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस भी इसको कहते हैं। कि भाई फोर्स तो लगेगा मगर उन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, एक डिस्टेंस भी होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस भी होगा। ए फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट इट्स बीइंग इन डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट, फिजिकल कंटैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, इसकी टाइप क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक नॉन कंटैक्ट फोर्स है। कैसे, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। ठीक है, इस यूनिवर्स में हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। उसी फोर्स को क्या कहते हैं, किसके कारण खींच रही है, जो उसमें मास है उसके कारण वो खींच रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर मैं ये पेंसिल लेता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ तो वो पेंसिल क्या आएगी, नीचे गिरेगी। क्यों गिरी नीचे, क्योंकि जो अर्थ है हमारी, ठीक है, वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर एक ऑब्जेक्ट क्या आता है, पृथ्वी पर नीचे गिर जाता है। अगर आप बॉल उछालोगे हवा में तो वो बॉल नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के, वो फोर्स उसको नीचे खींच रहा है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या लगा रही है, अर्थ नीचे की तरफ लगा रही है। ठीक है, तो देखो पेंसिल और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब उसके बाद आ गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेट के बारे में तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेट है वो लोहे जैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, या फिर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। जैसे अभी मैंने ये रख दी है, पिन रख दी, ठीक है, और ये ले लिया मैंने एक
मैग्नेट। ठीक है, अब देखो इसके पास ले जाता हूँ तो ये क्या हुआ भाई, इसने इसको क्या कर लिया, एकदम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। तो ये वाला कौन सा फोर्स है, ये कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई भी वैसे देखा जाए तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, एक डिस्टेंस था ना दोनों के बीच में, मगर एक डिस्टेंस से ही इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और जब मान लो हम दो मैग्नेट लेते हैं, आपको पता है मैग्नेट 7th में पढ़ा होगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल। ठीक है, अगर दो मैग्नेट ले लिए, मैग्नेट 1 मैग्नेट 2, अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने लाएंगे तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ये मैग्नेट इधर को जाएगा और ये मैग्नेट इधर को जाएगा। ठीक है, और अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो दोनों के बीच क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे अपनी तरफ। ठीक है, यानी कि जो लाइक पोल हैं, एक जैसे पोल हैं, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है, और मैग्नेट रिपेल करेंगे, जो लाइक पोल हैं मैग्नेट के वो रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल हैं वो मैग्नेट के क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा है जो नॉन कंटैक्ट फोर्स है, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन ए अनदर चार्ज बॉडी। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होएगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, सॉरी। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो, अभी एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखो हमने एक इबोनाइट रोड ले ली, इबोनाइट रोड का मतलब होता है एक रबड़ की रोड होती है, रबड़ होती है, उसकी रोड ली है हमने, और उस रोड को हमने क्या किया, लटका दिया ऐसे, और उसको हमने वूल से, ऊन से, जो ऊन होती है उससे रगड़ दिया इसको अच्छे से, तो रगड़ने से उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। एक रोड और ली हमने, उसको भी हमने ऊन से रगड़ दिया, उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इस रोड को जब इस रोड के पास लाएंगे तो ये रोड क्या करेगी भाई, इससे दूर हट जाएगी। ठीक है, तो दूर क्यों हट गई इससे, क्योंकि दोनों में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कौन सा फोर्स लगा कि ये चार्ज पीछे, तो उसको कहेंगे हम कौन सा फोर्स लगा, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये रोड, ठीक है, रिपेल करने लगी, यानी कि ये रोड दूर जाने लगी। ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, ग्लास रोड ले ली इस बार हमने, शीशे की रोड। ठीक है, और उसको सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इबोनाइट की रोड को हमने रब कर दिया वूल से, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगी भाई, अट्रैक्ट करने, ये रोड इसके पास आने लगी। तो कौन से फोर्स के कारण आई, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये वाला फोर्स भी कौन सा फोर्स है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो हमारा ये यहाँ तक फोर्स का कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।